हेलो एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियन फैमिली। हम आज द अनटोल्ड स्टोरी का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अगली सुबह बींग और वांगजी तैयार होकर शाही दरबार पहुंचे। साम्राज्य के सभी मंत्री अपने नए सम्राट और महारानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपने सम्राट और महारानी को बो किया। वांगजी ने अपना हाथ उठाया तो सभी मंत्रियों ने अपनी सीट ले ली। वहीं बींग वांगजी के बगल में बैठा हुआ था। सारे रॉयल गार्ड्स ने रानी यूनही और मेनशिया को शाही दरबार में प्रस्तुत किया। रानी यूनही को बहुत सारी यातनाएं दी गई थी। उनकी आंखें थकी हुई और शरीर बहुत जख्मी दिख रहा था। वहीं मेनशिया वो डर से टेम्बल कर रही थी। रानी यूनही और मेनशिया को तो अभी पता भी नहीं कि उनके पति और पिता के साथ क्या हुआ है। वहीं वांगजी इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे रानी यूनही को देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो शियान रानी यूनही को अपनी कोल्ड निगाहों से देख रहा था, जिससे रानी यूनही अपने अंदर ही ट्रम्बल कर गई। वीन ने अपने मन में सोचा, मुझे पता है रानी, आप क्या चाहती हैं। इस समय आप केवल अपनी मृत्यु चाहती हैं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मरने से पहले आप नरक की हर पीड़ा का अनुभव करें। वांगजी ने एक बार वीन की ओर देखा और खुद को शांत किया और बोला, आरोपों के साथ कोर्ट को आगे बढ़ाया जाए। वही मंत्री जो खड़े हुए और अपराधी द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन करने वाली पुस्तिका को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, महामहिम की माँ यानी कि जिनेलिया की हत्या का प्रयास, महारानी यानी वींग की हत्या का प्रयास, हमारे राजकुमारी यानी कि लान सिजोई और लान बाइलू की हत्या का प्रयास, शाही जोड़े को गर्भ धारण न करने देकर शाही परिवार को पदच्युत करने का प्रयास और सबसे बड़े शाही उत्तराधिकारी की हत्या। ये आरोप है या तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं या उनके सहयोगी शाही रसोई में सहायक रसोई चुनहुआ ने स्वीकार किए हैं। चुनहुआ को उसके अपराधों के लिए पहले ही फांसी दे दी गई थी और विंग ने चुनहुआ के बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले ली तथा उसे अनाथालय भेज दिया। वहीं वांगजी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसने अपनी गंभीर और गरिमामय आवाज़ में कहा, इन सभी अपराधों के लिए यूनही जैसे अपराधी को लोगों के बीच में फांसी देनी चाहिए, लेकिन इन अपराधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरी महारानी इसके भाग का फैसला करे और उनका जो भी निर्णय होगा उसे मैं स्वीकार करूँगा। वांगजी को विंग का पूरा भरोसा है। वह आरोपी को नरक की नींव बरतेगा क्योंकि उसने उसका गुस्सा पहले ही देख लिया था। वहीं विंग ने भी अपना सिर हिलाया और घोषणा की, मैं इनके अपराधों के बारे में लगभग 1 साल से जानता हूँ, लेकिन मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि मैंने पूरे साम्राज्य के सामने इनके अपराधों को साबित नहीं कर दिया, ताकि जब युद्ध की स्थिति हो तो लोग समझ सके यह निराधार नहीं है। अब जब सब कुछ खुल गया है तो मैं चाहता हूँ कि वह भूमिगत तह खाने में आजीवन कारावास की सज़ा काटे और दिन में सिर्फ 1 बार ही खाना दिया जाए। इसे यहाँ से ले जाओ। वहीं रानी यूनही हैरान हुई। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे मार दो, मुझे मार दो। वो बस स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि रानी यूनही को यकीन था उसे मौत की सज़ा मिलेगी और इसलिए बस वो इस फैसले से स्तब्ध थी, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे अपने कार्यों पर पछतावा हो रहा था, इसलिए नहीं कि वह गलत थी, बल्कि इसलिए कि वह सफल नहीं हुई। भूमिगत तहखाना वह स्थान है जहाँ केवल खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है और दशकों तक वहाँ कोई अपराधी नहीं रखा गया है। यह यूनही जैसे लोगों के लिए नरक है। वही साम्राज्य के मंत्री पुशियान का निर्णय सुनकर अनजाने ही कांप उठे। विंग के फैसले ने अदालत पर मौजूद मंत्री और लोगों को कांपने पर मजबूर किया। आखिरकार विंग एक सख्त प्रशासक और नरम के रूप में देखा जाता था, जो आम लोगों के साथ नरमी से पेश आता है। अब वह अपनी महारानी का यह पक्ष देख रहे हैं। उन्होंने स्वयं को याद दिलाया कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे साम्राज्य या उनके बच्चों को नुकसान पहुँचे। वहीं एक रॉयल गार्ड उन्हीं को वहाँ से स्ट्रगल करते हुए ले गया। वहीं मेनशिया अपनी आगामी सजा से डर रही थी। तभी विंग ने वांगजी की ओर देखा और कहा, सम्राट, जहाँ तक हमने पता लगाया है, मिस मेनशिया अपनी माँ के साथ किसी भी अपराध में शामिल नहीं थी। वह बस अपनी माँ की कठपुतली थी और
उनकी माँ जो भी कहती थी वह करती थी, लेकिन उसने मंत्री द्वारा बताए गए अपराधों में से कोई भी अपराध नहीं किया है। तो मुझे लगता है हमें इसे रिलीज कर देना चाहिए। वही वांगजी विंग को रोकने ही वाला था, तभी विंग ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, लेकिन इसे लान साम्राज्य और हमारे शाही परिवार के सदस्यों के आसपास कभी भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। विंग को मासूम लोगों पर दया तो आती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह अपने पास सांप को रख ले और उसकी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल दे। विंग ने अपने मन में सोचा, अपने पिछले जन्म से मुझे पता था कि मिनसुआ को वांगजी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए भले ही वांगजी ने इस जन्म में मेरे प्रति वफादार हो, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। आखिरकार वह वांगजी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह वांगजी ये नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी से सहमत हुआ और उसने कोल्ड टोन में कहा, गार्ड, इसे हमारी सीमा के बाहर इसके पिता के राज्य के प्रवेश द्वार पर छोड़ दो, जो अब हमारे अधिकार में है। शायद यह वहाँ कुछ जाने अनजाने चेहरों और रिश्तेदारों के बीच अपना जीवन सही से जी सके। वहीं मिनशिया ने बिना किसी प्रतिरोध के अपना सामान पैक किया और गार्ड के साथ वहाँ से चली गई। वहीं वांगजी अपने अजन्मे बच्चे की स्मृति में सार्वजनिक घर और अनाथालय बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही दरबार समाप्त हो गया और सभी लोग तितर बितर हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद नी हुसैन ने विंग और वांगजी दोनों को अपनी शादी में आमंत्रित किया। वहीं वांगशिया ने नी हुसैन को बधाई दी और उनके उपहार भेजने पर सहमति जताई, क्योंकि वांगजी युद्ध की तैयारियों में ज़्यादा व्यस्त रहेगा और विंग को ज़्यादा यात्रा नहीं करनी चाहिए। 1 महीना जल्दी बीत गया और सभी लोग अपने जीवन के नए अध्याय का आनंद ले रहे थे। अब उनके लिए युद्ध अभियान पर निकलने का कुछ समय आ गया था। वहीं वांगजी अपने बच्चों को देख रहा था, जो बिस्तर पर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उसने कहा, अपना और इन दोनों का मुसीबतों में ख्याल रखना। मुझे नहीं पता कि तुम उन्हें मेरे बिना कैसे सुला पाओगे। उसने बींग के फोrehead पर किस किया और कहा, प्लीज़ इन्हें मुझे भूलने मत देना। वहीं विंग ने तुरंत वांगजी को गले लगा लिया और उसने अपनी इमोशनल टोन में कहा, प्लीज़ अपना ख्याल रखना लंजा। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूँगा कि हमारे बच्चे तुम्हें ना भूलें। अलगाव हमेशा दुखदाई होता है। वांगजी ने पश्चिम से शुरुआत की, जहाँ से लान राज्य की मजबूत सेना का सामना नहीं कर सके और जल्दी हार गए। इससे वांगजी के अभियान कार्यक्रम को गति मिली और फिर वह दक्षिण की ओर बना और बिना सबमिशन समझौते पर हस्ताक्षर किए सभी दस्तावेज विंग को भेज दिए। विंग सभी कब्जे वाले प्रांतों और उनके करों का प्रबंधन करता है और उन्हें लान साम्राज्य कानून प्रदान करता है, जिनका पालन उसके बाद उसके अधीनस्थ राज्यों और प्रांतों द्वारा किया जाएगा। यहाँ तक कि वांगजी उनके साथ सैनिकों से लड़ते हुए अधीनस्थ राज्यों के घायल सैनिकों को भी उनके अपने सैनिकों के समान भत्ते और मुफ्त उपचार दिया जाता है, जिससे लोगों के साथ साथ कब्जा किए गए राज्यों के सैनिकों को भी निश्चिंत हो गए, क्योंकि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आश्वासन दिया गया कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। हर जगह पर विजय प्राप्त करने के बाद वांगजी विंग को एक निजी पत्र भेजेगा, जिसमें उसके बारे में पूछा जाएगा, जिसमें उसकी कुशलता, बच्चों की कुशलता के बारे में पूछा जाता है। साथ ही शाही दरबार में पढ़े जाने के लिए एक आधिकारिक पत्र अलग से भेजता है। विंग ने महिला सेना को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, जहां युवा लड़कियों को अधिक रुचि दिखाई और धीरे धीरे माता पिता ने भी अपनी लड़कियों को कम से कम रक्षा प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए अपना इच्छा दिखाई है। हर दिन सोने से पहले और जागने के बाद विंग ये सुनिश्चित करता है कि उसके बच्चे अपने पिता का चित्र देखें, ताकि वो उन्हें देखने के बाद उसे भूल ना पाए। 3 साल बाद 3 साल हो गए हैं, सब वांगजी अपने परिवार से दूर था। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, जुड़वा बच्चों को उनके दादा दादी ने बहुत लाड प्यार दिया और वो शरारती हो गए और वे अपनी माँ से डरते हैं। विंग के गुस्से के कारण नहीं, बल्कि उसके मौन व्यवहार के कारण जुड़वा बच्चे, विशेषकर कि सिजोई अपनी माँ से बात करने के लिए एक बिना बात के एक पल भी नहीं बिता सकता, क्योंकि उसे हर समय उसका ध्यान चाहिए। वहीं बागिलू का मामला अलग है। वह अपनी माँ से बात किए बिना रह सकती है, लेकिन अपने गगा को दुखी नहीं देख सकती, 1 मिनट के लिए भी नहीं। ऑफ कोर्स लिटिल वांगजी बहुत प्रोटेक्टिव ब्रदर है। वे दोनों
एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शायद यही उनका जुड़वा बंधन है। लेकिन पूरा महल खूबसूरती से सजाया गया है क्योंकि सम्राट लान आखिरकार वापस आ रहे हैं। लान साम्राज्य के लोग अपने सम्राट और उनके सैनिकों का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। विंग को आखिरकार एक खबर मिल गई जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह शिजोई ने अपनी धुंधली आंखों को उंगलियों से साफ करते हुए कमरे से बाहर आया और आंखें चौड़ी हो गई और नींद तुरंत हो गई। उसने कहा, माँ। विंग धीरे से मुस्कुराया और उसने शिजोई को अपनी गोद में लिया और उसके गालों पर किस करते हुए पूछा, क्या हुआ? वहीं शिजोई ने भी कहा, माँ, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आज कोई विशेष अवसर है? वहीं विंग ने खुश आवाज में कहा, हाँ, फाइनली तुम्हारे फादर वापस आ रहे हैं। वहीं शिजोई जल्दी से नीचे उतरा और उसने कहा, हाँ, मुझे वाइलू को जगाना होगा। जाते हुए वो रुका और बोला, माँ, मैं जा रहा हूँ, उसे जगाऊंगा। हम पिताजी को अपनी तलवारबाजी दिखाएंगे। वहीं विंग ने चकल गया। इधर शिजोई ने वाइलू को उठाया और उसे बताया कि पापा जल्द ही आ रहे हैं, जिससे वाइलू तुरंत उठ गई और उसने अपनी आंखें बंद किए ही कहा, ओ गगा, मुझे लगा था मैं जल्द उठ जाऊंगी, लेकिन फिर से देर हो गई। तभी शिजोई ने कहा, चिंता मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई भाई, अभी भी समय है, सूरज अभी भी निकला है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। उसने अपनी वाइलू की आंखें बंद कर ली और उसे अपने साझा कमरे से बाहर ले जाकर विंग के कक्ष के अंदर ले गया और उसने अपनी हथेलियाँ हटा ली। वहीं वाइलू अपनी माँ के नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हुई और उसने तुरंत दौड़कर विंग को गले लगा लिया। शिजोई ने भी अपनी माँ और वाइलू को गले लगा लिया। विंग ने अपने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। तभी वाइलू ने कहा, माँ, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मुझे पसंद आया। विंग ने चकल की और कहा, रियली? वाइलू ने जल्दी नोट किया। तभी विंग ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, उठ जाओ और अपने पिता को भी अब गुड मॉर्निंग कहना है तुम्हें। दोनों बच्चे वांगजी के पोर्ट्रेट की ओर गए और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वहीं विंग, जो कि मंजी से बात कर रहा था, उसने अपने दोनों बच्चों की ओर देखा और बोला, जो कि तुम दोनों अपने पिता का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हो, इसीलिए तुम्हें जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। मैंने मिंजी और यूरी दोनों को तुम दोनों को नहलाने की पूरी तैयारी करने को कहा है, इसीलिए उसे हमेशा की तरह परेशान मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं नहला पाऊंगा, मुझे बहुत काम है। तुम दोनों समझ रहे हो ना? शिजोई ने कहा, चिंता मत करो माँ। विंग ने कहा, ठीक है। वहीं मिंजी ने उन दोनों की ओर बढ़ी और कहा, चलो राजकुमार। मिंजी और यूरी उन दोनों को नहलाने के लिए ले गई। वहीं विंग रॉयल किचन में गया। वो भोजन की तैयारी को जांच कर रहा था, जो न केवल फांगजी के लिए बल्कि वापस लौट रहे सभी सैनिकों के लिए भी पकाया जा रहा था। तभी लैनहुआ ने विंग की ओर देखा। विंग ने लैनहुआ और वांगजी की माँ दोनों को ही पो किया। तभी लैनहुआ ने पूछा, आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं बस यही जांच करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तब लैनहुआ ने कहा, तनाव मत लो, मैं और जेनेलिया दोनों यहाँ हैं। विंग ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं खुद भी कुछ मिठाई बनाना चाहता हूँ। तो लैनहुआ ने टीचिंग टोन में कहा, ओह, तो यही कारण है, गो अहेड। नहीं, कुछ घंटों बाद वांगजी आया। उसने अपने माता पिता को पो किया और तुरंत विंग की ओर चल दिया। विंग, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वांगजी ने विंग के पास खड़े दो छोटे बच्चों की ओर देखा और तुरंत उनके सामने घुटने टेक दिए। दोनों ट्विंस ने अपनी पलकें झपकाई और उत्सुकता से वांगजी की ओर देखा। देन अपनी एक्साइटेड वॉइस के साथ वांगजी को गले लगाते हुए बोला, फादर। वांगजी ने भी ट्विंस को गले लगाया। वो इमोशनल हो गया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जुड़वा बच्चों को प्यार से किस किया। वहीं ट्विंस ने भी वांगजी के गालों पर किस किया और पूछा, आप कैसे हैं फादर? वांगजी ने उन दोनों को अपनी गोद में उठाया और कहा, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वांगजी सीधे विंग के महल की ओर चल दिया। वहीं विंग उनका पीछा किया। वहीं उनके पेरेंट्स ने उन्हें प्राइवेसी दे दी। जुड़वा बच्चों ने वांगजी को सब कुछ बताया कि उन्होंने उसके अनुपस्थिति में जो कुछ भी सीखा किया, वह सब कुछ। जुड़वा बच्चों में ऐसा तालमेल था कि जब एक रुकता तो दूसरा अपनी कहानी शुरू करता और वो कभी भी ओवरलैप नहीं होते थे। वहीं वांगजी ने अपने चित्र पर नज़र डाली और उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने कहा, आई, मुझे नहाने में तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? वहीं विंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वहीं ट्विंस ने वांगजी की ओर देखा और हंसते हुए बोला,
माँ, पिताजी को भी नहीं पता कि नहाना कैसे होता है। तुम जाकर उनकी मदद करो, हम पिताजी के आने का इंतज़ार करेंगे। तभी सिजोई ने कहा, लेकिन बाई बाई, पिताजी तो बड़े आदमी है ना, वे अपना काम खुद भी कर सकते हैं, फिर जैसे कि माँ करती है। वहीं वांगजी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने हंसते हुए कहा, शिजोई, तुम्हारे पिता बहुत दिनों बाद आए हैं, इसीलिए वे इस जगह को भूल गए हैं, इसीलिए उन्हें तुम्हारी माँ की मदद की ज़रूरत है। सिजोई ने समझते हुए अपने सिर को हिलाया और कहा, ओह, तब तो पिताजी की आप मदद कर सकती हैं माँ। वांगजी ने अपने मन में सोचा, वाह, अब मुझे अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने के लिए इस छोटे बच्चे से अनुमति लेनी होगी। वहीं जुड़वा बच्चों को मिंजी की देखभाल में छोड़कर वांगजी और विंग वांगजी के कक्ष में चली गए। वांगजी ने अपनी योद्धा पोशाक को उतार दिया और फिर सभी नौकरों को गोपनीय रूप से बाहर भेज दिया। उसने विंग को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और बोला, तो मेरी क्वीन कैसी है? विंग, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, बस तुम्हें याद कर रही हूँ और तुम्हारा इंतज़ार था। वांगजी ने विंग के आंसू पोंछे और कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। उसने विंग को पूरे जोश के साथ अपना सारा पैरों उड़ते हुए किस किया। वहीं विंग ने भी वांगजी को किस बैक किया। वहीं स्नान समाप्त होने के बाद विंग ने वांगजी को पोशाक और अन्य आभूषणों के साथ उसे तैयार होने में मदद की। दोनों ने कुछ देर तक सोफे में बैठकर क्रीडल किया। जो कुछ भी उन्हें याद आया, एक दूसरे के बारे में और अपने बच्चों के बारे में बात करते रहे। तभी विंग ने कहा, तो अभियान पूरा हो गया है ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपकी कोई और योजना है? तभी वांगजी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं और अधिक समय अब नहीं गंवाना चाहता। विंग ने वांगजी को अपनी बाहों में और अधिक समेट लिया। तभी वांगजी ने विस्पर करते हुए कहा, इसके अलावा मैं अपने बच्चों को किसी और एक अन्य नन्हे भाई बहन के इंतज़ार नहीं कराना चाहता। वांगजी विंग के रिएक्ट करने का वेट कर रहा था, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने विंग की ओर देखा। विंग, जिसका चेहरा शर्म से लाल पड़ा था। विंग को ऐसे देखकर वांगजी ने विंग को और भी अपने कसकर गले लगा लिया। फिर सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए एकत्र हुए। पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर भोजन का आनंद लिया। वहीं वांगजी अपना सारा समय बच्चों के साथ खेलते हुए बिताया। जब बच्चे खेलते हुए थक गए तो वांगजी ने उन्हें सुलाया और फिर विंग के कक्ष में गया। वांगजी ने विंग से कहा, शिजोई वास्तव में वही है जो मैं उसे बनाना चाहता था, एक सुरक्षात्मक बड़ा भाई। यहाँ तक कि तलवार चलाने का या अभ्यास करने के दौरान भी वह हमेशा उसे अपनी प्राथमिकता के रूप में देखता है। और वायलू, वैसे तो वो तुमसे सब कुछ सीख रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास होता है कि वो बहुत नाजुक है। पता नहीं मैं उसकी हमेशा सुरक्षा कैसे कर पाऊँगा, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी सी राहत है कि जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तब भी सिजोई हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा। विंग ने वांगजी को क्लियर किया। तभी वांगजी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, मैं भविष्य के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा। तो विंग ने भी कहा, चुप रहो, बहुत दिनों के बाद तुम वापस आए और अब ऐसी बातें कर रहे हो। वांगजी ने विंग के गलों पर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं करूँगा। तब विंग ने कहा, बाइलू के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी उसे नहीं जानते हैं। वह भले ही बहुत अग्रेसिव है, पर वह आसानी से परेशान नहीं होती, और फिर भी हर कोई अपने तरीके से मजबूत होता है। उनके माता पिता के रूप में हमें उन्हें जो देना चाहिए वो है कि उनके जीवन में किसी भी चीज़ का सामना करने का आत्मविश्वास। वांगजी ने नोट किया और कुछ मिनट की शांति के बाद उसने कहा, क्या हमें रात तक इंतज़ार करना चाहिए? विंग ने अपनी आंखें ब्लिंकी, फिर कहा, बच्चे 2 घंटे के भीतर जाग जाते हैं, दिन में वो अधिकतम 3 घंटे तक सोते हैं। वांगजी ने विंग की गर्दन पर किस करते हुए कहा, अभी 2 घंटे ठीक है, हम इसे जल्दी कर सकते हैं, तुम क्या कहते हो? विंग ने मौन किया और कहा, लिंजा, अगर हम कुछ शुरू करते हैं और फिर बीच में इसमें कोई बाधा आ जाती है तो यह हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए रात तक का इंतज़ार करना बेहतर है, तब कोई दखल देने वाला नहीं होगा। वांगजी ने निराश स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन उसने विंग की गर्दन पर किस करना बंद नहीं किया। विंग अपने मौन को दबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांगजी ने विंग के ओठों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए किस करना स्टार्ट किया। वांगजी ने विंग को अपनी गोद पे खींच लिया और उसके दोनों पैर अपने साइड पे कर लिया, जिससे विंग को उसकी ज़रूरत का पता चले।
जब दोनों की सांसें फूलने लगी तो उन्होंने किस को दूर किया। अब रात का खाना खाने के बाद जुड़वा बच्चे और दादा दादी एक साथ सो गए। वांगशियान ने अपनी एक कामुक रात बिताई और विंग एक बार फिर अपने बच्चों और पति के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी में लौट आया। अब 1 साल बाद वांगजी की माँ और विंग का रिश्ता बहुत ही औपचारिक लेकिन सौहार्दपूर्ण है। विंग एक बार में सब कुछ भूल नहीं सकता था, लेकिन साथ ही उसकी सास ने रसोई की राजनीति के अलावा कोई और अपराध नहीं किया था, कम से कम इस जीवन में तो नहीं। और यह मानव स्वभाव है कि वह अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए हावी होना चाहती थी। वहीं लैनहुआ ने विंग से चिढ़ाने वाली आवाज़ में कहा, आई, क्या तुम अब ठीक हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। वहीं विंग, उसके गाल लाल हो गए, उसने कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। वहीं जुड़वा बच्चे जो उनकी बातचीत सुन रहे थे उनकी ओर देखते हुए बोले। लाल सिचुई ने कहा, माँ, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारी गर्दन इतनी लाल क्यों है? विंग अपनी सास के सामने शर्मिंदा हुआ और इसे छुपाने की कोशिश की। उसने सिचुई की ओर देखा और कहा, माय लिटिल वन, यह मच्छर के काटने से हुआ है बस। मैं पर्दे नीचे करना भूल गया था। सिचुई ने अपना सिर हिलाया। तभी बाइलो ने उसके पास आते हुए कहा, गगा, चलो खेलने चलें, तुमने मुझसे वादा किया था। सिचुई ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने अपने माता पिता को भोग किया और वहाँ से चला गया। लैनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, आइंग, ऐसा लगता है हमें जल्द ही एक पोते का स्वागत करना होगा। वहीं विंग ने शर्माते हुए कहा, आंट। 2 साल बाद इस अवधि के दौरान विंग ने एक और बच्चे को जन्म दिया, लेकिन विंग ने बच्चे के दिल की जांच की और यह बिल्कुल लाल इवान जैसा था। आखिरकार जुड़वा बच्चों की इच्छा पूरी हो गई और एक छोटा भाई मिल गया। वहीं जुआन युआन अपनी माँ को पूरी तरह से उसे नूना अपनी माँ से ज़्यादा अपनी सीजिया से लगाव था। वहीं यानली ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। विंग जब कक्ष में प्रवेश किया तो उसने देखा वांगजी किसी गहरी सोच में था। उसने पूछा, आप इतनी गहराई से किस बारे में सोच रहे हैं? वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारी राजकुमारी के बारे में। विंग उसके पास बैठते हुए बोला, और इस बार आपको क्या परेशान करने वाला विचार आया है? वांगजी ने उससे कहा, मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जो हमारे साथ रहेगा। इस तरह मेरी राजकुमारी मुझसे दूर नहीं जाएगी, भले ही वह एक दिन शादी करना चाहे। तभी विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, आप किसी को मजबूर नहीं करेंगे। तभी वांगजी ने कहा, मुझे डर लगता है आइंग। क्या हम भविष्य में यह शर्त रख सकते हैं कि बाई बाई उनकी सिर्फ एकमात्र पत्नी होगी? तभी विंग ने कहा, क्या आप अभी भी उस मामले में सोच रहे हैं? वांगजी ने नोट किया। एक्चुअली वांगजी शाही दरबार में चल रहे उस मामले से एक बहुत प्रभावित हुआ जिसमें एक मंत्री की पहली और दूसरी पत्नी ने एक दूसरे के बेटों के खिलाफ साजिश रची थी और अंत में उन दोनों की मौत हो जाती है, जिससे बाद में मंत्री को उन्हें घसीट कर अपने लिए न्याय मांगने के लिए अदालत में जाना पड़ता है। उस मंत्री ने अपने वारिसों और इकलौती बेटी को खो दिया जो पहले से ही शादीशुदा है। अब यह मामला अभी भी फैसले के लिए लंबित है। वांगजी ने अपने मन में सोचा, मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि मेरी बेटी षड्यंत्रों से भरी जिंदगी जिए। यहाँ तक कि आइंग भी इसी साजिश का शिकार हुआ और मेरे पिता का जीवन भी बहुविवाह की प्रथा के कारण गड़बड़ हो गया था, जो साम्राज्य के कानून के अनुसार वैध है। शायद अब समय आ गया है कि उन पुराने कानूनों को नई परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाए। तभी विंग ने कहा, चूँकि हम शाही परिवार से हैं, इसीलिए हम दूल्हे के परिवार के सामने शर्त रखने के विशेषाधिकार हैं। लेकिन आम लोगों की बेटियों का क्या उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए किंग? और भविष्य में हमारी भी डॉटर इन लॉ होंगी, क्या उन्हें शर्तें रखने का अधिकार नहीं है? अभी केवल पुरुष भी तय करते हैं कि वे बहुविवाह करेंगे या एक विवाह। इस मामले में उनकी पत्नी की कोई भी भूमिका नहीं है। वहीं वांगजी विंग की बातों को सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन शाही दरबार में वांगजी ने अपना फैसला सुनाया। सारे सबूत बता रहे हैं कि दोनों पत्नियों ने एक दूसरे की बेटी की हत्या का अपराध किया है, इसीलिए उन्हें हत्या का दोषी ठहराया जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा हत्या करने वाला व्यक्ति उनके अपने परिवार का सदस्य है।
जो उनके काम को अनैतिक और परिवार के बीच गद्दारी वाला बनाता है, तो इसके लिए देशद्रोही जैसी सजा ही होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें सबके सामने उनका सर काट दिया जाएगा। सभी मंत्रियों ने इस बात पर अपना सर हिलाया। वांगजी ने अपनी बात जारी रखी और मंत्री उसे ध्यान से सुन रहे थे। वांगजी ने कहा, उत्तराधिकारी के मामले में हमारे मौजूदा सदियों में पुराने कानूनों में कुछ बदलाव किए जाने हैं, इसीलिए मेरे पास आवश्यक परिवर्तनों के बारे में कुछ विचार हैं और वे नए परिवर्तन हैं। नया कानून यह होगा कि अब से बहुविवाह अवैध होगा। अगर कोई पुरुष शादी करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक ही पत्नी रखनी होगी। तभी मंत्रियों ने कहा, लेकिन महामहिम, इसे लागू करना असंभव है। यह सुनकर लोग विद्रोह कर देंगे। तब वांगजी ने कहा, मुझे पता है कि लोगों के एक से ज़्यादा महिलाओं से शादी करने के पीछे कुछ वाजिब कारण हैं। एक, अगर पत्नी मर चुकी है तो उसे दोबारा शादी करने की अनुमति है, और दूसरा, अगर दंपति के पास कोई बच्चा या वारिस नहीं है और वो इच्छुक हैं तो वो गोद ले सकते हैं। यदि वो गोद लेने के लिए तैयार नहीं है तो पुरुष दोबारा शादी कर सकता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे अपनी पत्नी को तलाक देना होगा। पत्नी को सार्वजनिक भवन में भेजा जाएगा, जो पहले से ही महारानी की देखरेख में शहीद सैनिकों की विधवा पत्नियों की सहायता के लिए काम कर रहा है, तथा उन्हें हस्तकला और अन्य चीज़ें सिखाया जाएगा, जिससे उन्हें आजीविका कमाने में मदद मिल सकेगी। वांगजी ने उन लोगों की ओर देखा जो उसके आदेशों को किसी भी तरह की अवहेलना करने के लिए अदालत कक्ष की ओर देख रहे थे। उसने उधर देखा और कहा, इस कानून के क्रियान्वयन के लिए कुछ अन्य कानून भी हैं जिन्हें इसके बाद लागू किया जाना है। गोद लेने और गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को विरासत का वैधीकरण, महिला उत्तराधिकारियों को भी वैधीकरण, और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को भी पुनर्विवाह के लिए वैध बनाना है। हर किसी को अपने सिद्धांत पर जीने का अधिकार है। अगर पुरुष दोबारा शादी कर सकते हैं तो महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। पूरे कोर्ट रूम में एकदम से सन्नाटा सा छा गया। तभी कुछ लोगों ने कहा, किंग, यह तो। तभी वांगजी ने सभी को फुसाने से रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर मैं पुरुषों को वारिस के रूप में पुनर्विवाह करने का रास्ता दे रहा हूँ तो महिलाओं को भी पुनर्विवाह करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। आपको इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि पुनर्विवाह का विकल्प विधवाओं और विवाह से मुक्त हो चुकी महिलाओं को दिया गया है, न कि उन महिलाओं को जो अपने पतियों को पसंद नहीं करती। सभी मंत्री लोग अचानक से एकदम शांत हो गए। तब वांगजी ने कहा, मंत्री के मामले की बात करें तो उनकी बेटी अभी भी जीवित है, इसीलिए उसे कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पहचाना जा सकता है। अगर मंत्री अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष उत्तराधिकारी चाहते हैं तो वो दोबारा शादी करके बेटा पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नए कानून के यह प्रावधान है कि बेटियों को भी कानूनी उत्तराधिकारी और उसी के अनुसार उत्तराधिकार दिया जाना चाहिए। और ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कानून शाही परिवार पर भी लागू होंगे। वांगजी ने कोर्ट को डिसमिस किया। सप्ताह के भीतर ही नया कानून अस्तित्व में आया और एक शाही फरमान उस सभी राज्यों को भेज दिया गया जिन्हें लान वांगजी ने जीत लिया था या जो उसकी निगरानी में आ गए थे। 2 साल बाद वांगशियान मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वी सभी की भलाई के लिए वहाँ प्रार्थना करने आया था। उसने अपने मन में सोचा, कम से कम इस बार लान युआन और रेनेट एक खुशहाल और लंबा जीवन जिएंगे। अगर इस दूसरे जीवन में मेरा भाग्य बदल सकता है तो मुझे पूरा अनुभव है उनका जीवन भी बदल जाएगा। प्लीज़ गॉड, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देना और उनकी केयर करना। वांगशियान मंदिर को छोड़ने ही वाले थे, तभी एक संत ने कहा, इम्प्रेस। विंग रुका और उस संत की ओर देखा। तभी उस संत ने कहा, वह समय और मृत्यु से परे है। वह समय का चक्र वर्तमान से भूतकाल या वर्तमान से भविष्य काल में बदल सकता है और लोगों को मृत्यु से वापस ला सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, समय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं पलटेगा। समय के बदलाव को सिर्फ एक ही व्यक्ति याद रखेगा और वही उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है जिनके लिए समय पलटा था। तभी वांगजी ने कहा, छोड़ो आइंग, वे कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं। विंग वहाँ से चल दिया, पर उसके मन में संत के कहे सब घूम रहे थे। उसने अपने मन में सोचा, वह गलत नहीं है। क्या वह जानता है मेरा पुनर्जन्म हुआ है? इस बार
सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगी भी बदली है, जैसे आंट लानुआ और नी हुसैन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, यहाँ तक कि वांगची की मदर की भी ज़िंदगी बदल गई। विंग यह समझ रहा था कि हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है। सभी भाई बहन अपने पिता द्वारा बनाए गए मुख्य महल में एकत्र होते हैं और अपने माता पिता के साथ एक साथ समय बिताते हैं, और इस तरह विंग का पुनर्जन्म हुआ, जो लान वांगजी की पहली पत्नी थी और जीवन भर उसके लिए उसकी एकमात्र पत्नी बनकर रह गई। हर कोई खुशी से रहता है और यही जो विंग हमेशा से चाहता था। हैप्पी इवनिंग, बाय बाय एवरीवन।